साहित्य के श्रोताओं को मैं रमेश मीना सादर नमस्कार करता हूँ। मेरा दागिस्तान में भाषा को लेकर के रसूल हमजातो जैसा चिंतन करते हैं, इसी विषय पर मैं अपनी बात उनके शब्दों को अपने शब्दों में ढाल करके रखना चाहूँगा। एक कवि, एक चिंतक, एक लेखक, एक साहित्यकार के लिए भाषा क्या होती है? वैसे तो मनुष्य मात्र के लिए ही भाषा के बिना कुछ भी नहीं, गूंगा है वो। फिर साहित्यकार की कलम तो चलती ही भाषा में, खास करके उस वक्त जब मैं लेखक के लिए भाषा क्या है, या मनुष्य के लिए भाषा क्या है, या नागरिक के लिए भाषा का क्या महत्व है, या देश के लिए भाषा का क्या महत्व है। वो राष्ट्र जिसकी अपनी भाषा न संभव ही नहीं, लेकिन वो राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र तभी हो पाता है जब उसकी अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राजभाषा हो, जिसमें राजकाज करता हो। दुर्भाग्य भारत का कि हजारों सालों की गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तब भी उसे अपनी भाषा मिली, वो भी किसी की चेरी होकर के, किसी की दासी होकर के। ये हमारे लिए शर्मनाक। देश के नागरिक तब तक अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते, नहीं महसूस हो सकते। जिनकी कोर्ट की भाषा साम्राज्यवादियों की भाषा हो, साम्राज्यवादी अंग्रेजों को हमने गांधी जी की उस लाठी ने बिना किसी हिंसा के देश से बाहर कर दिया और देश को आज़ाद बना दिया। गांधी जी ने अंतिम शब्द अंतिम दौर में ये कहा था कि अगर मैं एक दिन का भी शासक बन जाता हूँ तो मेरा काम क्या होगा। गांधी जी का सत्ता हासिल करने का एक दिन, उस दिन में भी एक मिनट का काम इतना होगा कि वो बिना किसी किंतु परंतु के राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी को घोषित कर देंगे। कमाल अतातुर्क ने भी ऐसा तुर्की में किया, चीन चाइनीज़ में, जापान जापानीज़ में, जर्मनी फ्रांसीसी और बहुत सारे देश जो अपनी ही भाषा में राजकाज करते हैं। ऐसे में मेरा दागिस्तान का इस लेखक के बतौर मैं अपनी बात करना चाहूँगा। लेखक के लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेखक के लिए जितनी महत्वपूर्ण मातृभूमि होती है, जितनी महत्वपूर्ण उसकी माँ होती है, इसके बाद उसकी भाषा ही होती है। ये मैं सार संक्षेप बता रहा हूँ। अब मैं विवरण के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा। क्या हम अंग्रेजी बोलकर अधिक सुसंस्कृत कहला सकते हैं? पहला सवाल। इस वीडियो में सवाल दर सवाल होंगे आपसे, अपने आप से। हम अपने गिरेबां में झांक करके अपने आप से पूछें, क्या देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी पर लटकना कबूल किया, या अंग्रेज़ों की गोलियों से छाती छलनी कर दी, या देश के लिए कुर्बान हो गए? उनकी कुर्बानी आज भी क्या हमसे कुछ वफादारी, कुछ कर गुजरने के लिए कह रही है? क्या हिंदी गरीबों मजलूमों की भाषा है, अनपढ़ों की भाषा है?
जो अंग्रेजी सुसंस्कृत की भाषा है, ये वाक्य मुझे मेरा दागिस्तान में मिला और मैं इसको आज की इस चर्चा का, इस व्याख्यान का मूल मंत्र अगर कह दूं तो ये गलत नहीं होगा। पुनः सुन लीजिए, क्या हम अंग्रेजी बोलकर अधिक सुसंस्कृत कहला सकते हैं? सवाल। और ऐसा ही सवाल दागिस्तान का ये कवि और कई तरह से कर रहा है। उसी बात को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक लेखक के लिए शब्द, अपनी जाति, भाषा कितना बड़ा महत्व रखती है। लेखक के लिए भाषा वैसे ही जैसे किसान के लिए खेत में फसल। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? कोई अगर भाषा के साथ खिलवाड़ करे, भाषा को बिगाड़ करके बोले, गलत बोले, तो उसे मार खानी पड़ सकती है। मेरा दागिस्तान में बाकायदा एक पात्र ऐसा करता हुआ दिखाई देगा। कैसे? पेज नंबर 73 पर लिखा है, जालातूर वासी द्वारा गाने में, गीत में भाषा के साथ खिलवाड़ करने पर गीतकार की पिटाई कर दी जाती है। तब वो कहते हैं कि लेखक के लिए भाषा वही है जैसे किसान के लिए खेत होता है, उसमें फसल होती है। शब्द की ताकत और महत्व देखिए कि जबान से निकला शब्द तो वैसे ही है जैसे तंग और खड़ी पहाड़ी पगडंडी के से खुले मैदान में उतरने वाले घोड़े के समान है। उस शब्द को दुनिया में नहीं भेजा जाए जो दिल से नहीं आया हो। मेरा दागिस्तान का ये कवि पेज नंबर 60 पर लिखता है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पेरा। और अबू तालिब क्या कहता है, आदि पात्रों के माध्यम से जिस तरह से बताया गया है। मैं वाया मेरा दागिस्तान के लेखक इसे उपन्यास कहते हैं, आत्मकथात्मक। जब इसके प्राकथन लिखने वाले लेखक भूमिका में लिखता है कि ये तो एक तरह से पुस्तक की भूमिका है, पुस्तक कहाँ है? इस किताब को जब पढ़ते हैं, गुजरते हैं इससे, तो इसकी विधा को लेकर के सवाल उठता है कि इसमें उपन्यास कहाँ है? ये तो भूमिका भर है। चलिए, शब्द या तो शाप है या बधाई, गंदगी है या फूल, झूठ है या सच, प्रकाश है या अंधकार है। शब्द कुछ भी हो सकता है। शब्द को आप किस तरह से उपयोग में लेते हैं? शब्द को आप किस तरह से उपयोग या प्रयोग करते हैं? हमारी छोटी जाति, लेखक लिखता है कि बहुत बड़ी जाति नहीं है, ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, हमारी छोटी जाति की भाषा इतनी समृद्ध नहीं है, लोग कहते हैं। मगर मैं तो अपनी भाषा में जो चाहूँ वही कह सकता हूँ और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे किसी दूसरी भाषा की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात कवि कह सकता है तो भारतवासी भी स्वाभिमानी अगर है, अगर मानसिकता के गुलाम नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि हम क्यों कर अंग्रेजी के गुलाम बने रहे। हिंदी जब विश्व की दूसरी भाषा होने का दर्जा हासिल कर चुकी है, तब क्या कारण है कि फिर भी हमें अंग्रेजी का दामन थामना पड़ रहा है या अंग्रेजी की गुलामी या चेरी दासी बनकर रहना पड़ रहा है। कवि कविता में लिखता है, भाषा ज्ञान के बिना
कविता रचने का निर्णय करने वाला कवि उस पागल के समान है जो तैरना न जानते हुए तूफानी नदी में कूद पड़ता। तो उसका जो हाल होगा उस कवि का भी वही हाल होने वाला है। कवि लिखता है, मातृभाषा वजनदार होती है, भाषा भूलते लाख वासी पर लिखा है। अवार जाति के आस पास रहने वाली और छोटी जाति है लाख, और उसकी भाषा भी है लाख। वो अपनी भाषा भूल रहे हैं। इसको लेकर के कवि लिखता है कि जो अपनी भाषा भूल गए हैं वहाँ साहित्य संभव नहीं है। दागिस्तान की लाख जाति है जो लाख भाषा भाषी है, उनकी आबादी भी अधिक नहीं, महज 50,000 है। उन्हें अन्य भाषा भाषियों से अपमान सहना पड़ता है। अवार जाति के लोग भी अपमानित करते हैं, दूसरी जाति दूसरी भाषा बोलने वाले भी। क्यों? कैसे भाई? क्या बात हुई? अगर अवार भाषी से कहीं मुलाकात हो जाती है तो उसे रशियन में बात करनी पड़ती है। ऐसा ही वाकया घटता है कि यह जानकर ये बात जान करके कि मास्को की सड़क पर उसे भी वेशभूषा में देख करके उसके पास दौड़ करके जाता है और उससे जा करके बात करता है, हम वतन समझ कर। लेकिन वो तो अवार भाषा जानता ही नहीं, वेशभूषा उसने अवार जाति का पहन रखा है। तब वो कहता है, जो भी भाषा बोली जाती है वो नहीं समझता। तब रशियन में बात की जाती है। तब कहता है कवि कि तब अवार का एक दूसरे अवार से संवाद हुआ, मुलाकात हुई। लेकिन तुम भी कैसे दागिस्तानी हो? वो कहता है, अगर तुम दागिस्तानी हो तो दागिस्तानी में बात करते, अवार में बात करते, लाख में बात करते। तुमने रशियन में बात करने पर बात कर सका है, तुम कैसे अवार हो? इसके लिए वो लिखते हैं, तुम भी कैसे दागिस्तानी हो, कैसे हम वतन हो, अगर अवार भाषा ही नहीं जानते, तुम दागिस्तानी नहीं, मूर्ख ऊँट हो। शब्द सुनिए, तुम मूर्ख हो, तुम ऊँट हो, जो लंबे तो हो गए हो, बड़े तो हो गए हो, लेकिन तुम मूर्ख हो। ये लताड़ वैसी ही है जैसे भारतीयों को अपनी मातृभाषा राजस्थानी के बजाय हिंदी में बात करने पर लताड़ मिले, या हिंदी भाषा भाषी होते हुए भी अंग्रेजी में बात करता, तब यही सुनने को मिलेगा। अंग्रेज अधिक सुसंस्कृत कैसे? इस बात को अधिकांश भारतवासी जो अंग्रेजी पढ़ते लिखते हैं और उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल भाषा, जबकि राजभाषा हिंदी को कह दिया गया, लिख दिया गया, इसके बावजूद अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। तब आप अंग्रेजी में नहीं बोल पाने पर, असंस्कृत मानने पर लेखक कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अबू तालिब के माध्यम से वो लिखते हैं कि अबू तालिब ने कहा, मगर अंग्रेज को मुझसे अधिक सुसंस्कृत कैसे समझ लिया जाए जब वो लाख अवार लेस्बियन नहीं जानता। सभी भाषाएं समान महत्व रखती हैं, कोई भाषा किसी से छोटी बड़ी नहीं हो सकती। मेरे लिए विभिन्न जातियों की भाषाएं आकाश के सितारों के समान है। मैं यह नहीं चाहता कि सभी सितारे आधे आकाश को घेर लेने वाले अतिकाय सितारे में मिल जाए। इसके लिए सूरज है, मगर सितारों को भी चमकते रहना चाहिए। मतलब हर बोली भाषा को भी पनपना और जीवित रहना चाहिए,
न कि एक ही भाषा का साम्राज्य हो जाए। मेरे लिए विभिन्न जातियों की भाषाएं आकाश के सितारों के समान है। मैं यह नहीं चाहता कि सभी सितारे आधे आकाश को घेर लेने वाले अतिकाय सितारे में मिल जाए। इसके लिए सूरज है जो सभी को प्रकाशित करता है, मगर सितारों को भी चमकते रहना चाहिए। जब रात होगी तब सूरज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व की भाषा अंग्रेजी हो जाए। ये पॉसिबल है। मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। हर भाषाविद ने इस बात को जोर दे करके पूरी ताकत के साथ कहा है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा जन्म लेने के साथ एक बोली बोलता है, पहली बोली बोलता है। पहले सबसे सर्वप्रथम स्वाभाविक बोली में वो रोता है, फिर इसके बाद ही हंसना आरंभ होता है। रोने हंसने के बाद फिर शब्द आते हैं, और शब्द फिर वो आते हैं जो माँ के होते हैं, जो माँ बोलती है। माँ जिस भी भाषा में बोलती है उसी भाषा को बच्चा बोलता है, बतियाता है। माँ से संवाद उसी बोली में होता है जिस बोली को माँ बोलती है। हम अन्याय करते हैं उन बच्चों के साथ जिनको प्राथमिक कक्षा में, पहली कक्षा में अंग्रेजी उस मानसिक गुलामी से पीड़ित बीमार मानसिकता है हमारी कि हम उसे बाध्य करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, बोझ डालते हैं, दबाव डालते हैं उस पर कि वो उस भाषा को बोले जिसको कोई नहीं बोलता। माँ जिस भाषा में बात कर रही है, जिस बोली में बात कर रही है, हाड़ौती में बोल रही है, या राजस्थानी में बोल रही है, या अवधी ब्रज में बोल रही है, तो उसी बोली में 5वीं क्लास तक उसकी शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद हिंदी आनी चाहिए, और इसके बाद आप जिस भाषा को चाहे, वो फ्रांसीसी हो, जर्मनी हो या अंग्रेजी हो, पढ़ें लिखें, कोई बाध्यता नहीं। आपको किसी भी भाषा को सीखने के लिए बाध्य नहीं करता। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आगे लिखते हैं रसूल हमजातो कि मातृभाषा अगर भूल जाए, और हमें अक्सर ऐसा करते हैं, तब जब रोजगार के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, शिक्षा के लिए हम दूसरा माध्यम अपनाते हैं। एक खास भाव और भाषा की अभिव्यक्ति को महसूसने की कामना, चाहे वो भारतीय लेखक हो या दागिस्तानी, दोनों समान है। एक दागिस्तानी माँ अपने बेटे को विदेश में विदेशी भाषा में बात करने, अपनी आवार भाषा भूलने की बात सुन करके मुंह ढक लेती है। रसूल हमजातो जब ये कहता है कि आपका बेटा मुझे विदेश में मिला था, तो माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी उससे बात हुई? तो रसूल कहते हैं कि हाँ, मुझे उससे बात हुई। तो माँ ये कहती है कि उसने किस तरह से बात की? तो रसूल बताते हैं कि हमने रसियन में बात की। तो माँ मुंह ढांक लेती है और रोने लगती है, रुदन करने लगती है, और रसूल से मुखातिब होकर के कहती है कि रसूल, मेरा बेटा कई साल पहले मर गया। ये बात सुन करके दिल धक से रह जाता है। इस रशियन कवि को सलाम करते हैं। ये बात अब तक किसी लेखक ने, किसी साहित्य में, रचना में, विधा में, कहानी या उपन्यास में इस तरह से नहीं लिखी जिस तरह से मेरा दागिस्तान में ये लेखक लिख करके ये बताना चाहता है कि एक माँ के लिए बेटा हमेशा बेटा होता है।
और फिर मैं पुनः उसी बात पर आना चाहता हूँ कि जब माँ उस बोली में, जिस बोली में उसने बोलना सिखाया है, वो उम्मीद करती है कि उसका बेटा उसके लोगों से, उसके गांव वासियों से जिंदगी उसी बोली में बात करे। वो विदेश भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं रोजगार के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के अगर वो बोली को भूल गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी माँ को भुला दिया, कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, रिश्ता खत्म हो गया। इसलिए वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा रसूल बहुत पहले मर गया, जब वो मेरी भाषा, मेरी बोली को भूल गया, और वो दूसरी भाषा में तुमसे बात कर रहा था, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। रसूल ये कहता है कि वो आपका बेटा है, माँ कहती है वो मेरा बेटा नहीं है, था जब वो कविता करता था। एक उदाहरण और, कि जब मेरा बेटा मुझसे बात करता है और जब वो डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ बैठ करके खाना खाता है और मेरे से मेरी बात बोली में बात करता है, सहज सरल शब्द में, तब वो मेरा बेटा होता है। लेकिन तब भी वो मेरा बेटा नहीं होता जब वो टेबल पर बैठ करके कविता करता है और अनजान शब्दों में, दूसरी भाषा के जटिल कठिन शब्दों में लिखता है, तब मैं उसकी बात नहीं समझ पाती। आप समझिए। और इसी तरह से बात कवि फिर कहता है कि जीवंत भाषा क्या होती है, जो जीवन से शुद्धतम रूप में होती है। जो जीवंत भाषा वो होती है जो शुद्धतम भाषा होती है, उसमें किसी तरह का हेरफेर, मिलावट नहीं होती, सहज सरल शब्दों में होती है। जिंदा और जीवंत भाषा वह है जो जिंदगी से आती है, उस समाज से आती है जहाँ वो पला बड़ा होता है। कवि ये कहता है, रसूल हमजातो कहते हैं कि भाषा का व्याकरण भी बाधा है। रसूल एक पुस्तक बिना व्याकरण के ही लिखना चाहते हैं, शुद्ध जीवन से, लोग जैसा बोलते, जैसा लिखते हैं। वो कहते हैं कि विद्वानों की भाषा जीवन से कट जाती है और वो विद्वानों की होकर के रह जाती है। यही बात संस्कृत पर लागू होती है। इसलिए प्राकृत आती है, पाली आती है, प्राकृत से फिर कई भाषाएं बनती हैं जो खड़ी बोली से होते हुए हिंदी तक आती है। यह आम फहम की भाषा है, जीवंत भाषा है, सहज सरल है। विद्वानों की भाषा जीवन से कटी हुई होती है। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि वे भाषा की रंगीनी और हर शब्द की धड़कन की तुलना में व्याकरण, शब्द कर्म और वाक्य रचना की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए एक बार ऐसी पुस्तक जो व्याकरण से मुक्त होनी चाहिए, जैसा लोग बोलते वैसी ही बात कहना चाहते, उसी भाषा। राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक रहे, हंस पत्रिका वो है जिसके संस्थापक कथाकार, उपन्यासकार प्रेमचंद, जिस पत्रिका को निकालते, उस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव हुए। और उन्होंने बाद में आकर के कहा कि मैं लोग जो गालियाँ निकालते हैं उस पर पूरा समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ कि उनका समाजशास्त्र क्या है, आप इससे समझ सकते हैं। और यही बात रसूल हमजातो लिखते हैं कि एक कविता वो करना चाहते थे महिला पर, तो ठेठ उस महिला से मिलते हैं जो जंगल में रहती है, झोंपड़ी में रहती है, और वो जैसा बोलती है, यहाँ तक कि वो जो गालियाँ बकती है
उसके मुंह से निकलने वाली गालियों को भी शब्दबद्ध कर लेता। क्या कारण है कि हिंदी का लेखक संपादक कह रहा है कि मैं गालियों पर काम करना चाहता हूँ। रसूल हमजा तो लिख रहे हैं कि मैं एक महिला पर कविता करना चाहता हूँ और महिला जैसा बोलती है, अगर वो गालियाँ भी बोलती है अपने बोलचाल में, तो मैं उन गालियों का भी उपयोग अपनी रचना में करना चाहता हूँ। क्या कारण है? इससे ये निकल कर के आता है, और बात यहाँ आती है कि शिक्षा मातृभाषा में ही संभव है। वही नागरिक हो सकते हैं, वही नागरिक जननेता हो सकते हैं, अंततः जनता से कटा हुआ नेता जो जनता की भाषा में सिर्फ वोट ले सकता है और सारा दिया पाचा लोकतंत्र अंग्रेजी में करके मानसिक गुलामी की बात करता है और देश को भी अंत तक गुलामी के गर्त में धकेल देता है। इस तरह से मैं अपनी बात को यही विराम इसलिए देना चाहता हूँ। हम दूसरे वीडियो में इस बात को पुनः इसलिए रखना चाहते हैं कि आज 14 सितंबर हिंदी का जन्म दिवस कहलाता है। स्कूल कॉलेज में हिंदी का जन्म दिवस मनाया जाता है। लगता है जैसे हिंदी का मरसिया पढ़ा जा रहा हो। किसी भी बात का दिवस मनाइए, महिला दिवस मनाइए, आदिवासी दिवस मनाइए, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, और उसको फिर साल भर के लिए भूल जाइए। तो ये मरसिया पढ़ना, हम एक तरह से आज के दिन गिरेबान में झांके और सोचे समझे कि क्या हम अपनी माँ के साथ, अपनी इस जमीन के साथ, अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर, केवल देश का नाम ले लें, राष्ट्र का नाम ले लें और राष्ट्र के खिलाफ बात करें, हम अंग्रेजी में बात करें, हम जनता की बात न करें और सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने वोट के लिए देश को नहीं बचा सकती, जनता के हित में नहीं हो सकती। जनता का हित का मतलब है कि जो जनता जिस भाषा में बोलती है, माँ जिस भाषा में बोलती है, उस भाषा में अगर आप अंत तक नहीं बोलते, वोट लेते वक्त आप हिंदी में बात करते हो, हाड़ौती में बात करते हो, मेवाड़ी में बात करते हो, मारवाड़ी में बात करते हो, तमिल तेलुगु में बात कर लेते हो, और जब सीट मिल जाती है, आप मंत्री बन जाते हैं, तब आप फिर अंग्रेजी भांसने लगते हो। यहीं से देश के साथ गद्दारी आरंभ होती है। याद रहे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी।